नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और लेकर हाजिर हैं हम एक बार फिर से ये खास टॉक शो जो है रिगार्डिंग कनाडा स्टडी वीजा। और आज आपको पहले बता दें कि इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीजा के रिफ्यूजल्स के बारे में, और अगर टाइम मिला तो टूरिस्ट वीजा के बारे में भी जरूर हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार हमें जो कॉल्स है वो टूरिस्ट वीजा के रिगार्डिंग आ रही है। तो अगर प्रोग्राम में टाइम बचता है तो हम टूरिस्ट वीजा के बारे में भी जरूर बात करेंगे। तो आपको बता दें कि इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वीबी वीजा कंसल्टेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित बुंदेला जी। अमित बुंदेला जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सबको। तो इनकी कंपनी के बारे में हम आपको बता दें कि 16 साल पुरानी इनकी कंपनी है, पंजाब गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, 5000 प्लस अब तक जो वीजाज हैं वो स्टैम्प करवा चुके हैं। कनाडा में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं अच्छे से। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इनका जो हेड ऑफिस है वो है सेक्टर 82 मोहाली में। तो अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप वॉक इन करके इनके ऑफिस में जा सकते हैं, इनसे अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं, अपने सॉल्यूशंस ले सकते हैं। और बात करें इनकी ब्रांचेस की तो पंजाब में इनकी ब्रांचेस है बरनाला, बठिंडा, पटियाला और तपा मंडी में। तो अपने हम व्यूअर्स को बता दें कि इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो आपके मन में अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फेसबुक पेज पर आप हमें अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमने नंबर्स दिए हुए हैं। अगर आपके मन में ये डाउट आता है कि इतने सारी इमिग्रेशन कंपनीज हैं तो वीबी वीजा कंसल्टेंसी क्यों, तो आपको बता दें कि जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि जो सक्सेस रेट है वो 100% है। तो अगर आपके मन में डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे इनकी स्टोरीज को चेक कर सकते हैं और अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। जी अमित जी, और साथ में एक इंपॉर्टेंट बात और कि इनके यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कि तो प्लीज जल्दी से इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। तो अमित जी, आज का जो हमारा पहला सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला जो मेन मुद्दा है वो है रिफ्यूजल्स का। स्टूडेंट्स के इतने ज्यादा रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, मतलब बार बार अप्लाई करते हैं लेकिन फिर से रिफ्यूजल्स आ जाते हैं, जिससे वो डिसहार्डन हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, कई बार तो डिप्रेस भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो उनको क्या करना चाहिए, दोबारा से अप्लाई करना चाहिए, उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि रिफ्यूजल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं जो कि समय के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। जी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि रिफ्यूजल्स का दौर चल रहा है, वाकई चल रहा है। इसी शो पे हमने डिस्कस किया था कि 50% तक भी रिफ्यूजल्स हो चुकी है। जी। सो रिफ्यूजल होने के बाद जैसे आपने बोला विद्यार्थी डिसहार्टन हो जाते हैं। सो ऐसे में मेरा ख्याल है पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है उनको संभालना, क्योंकि उम्र ऐसी है। अगर एक बार बंदा डिसहार्टन हो जाता है स्टूडेंट, उसके बाद पढ़ाई भी छोड़ सकता है। सो पेरेंट्स को जरूर अपील करूंगा कि बच्चों को संभाल के रखे, और कुछ स्टेप्स बताऊंगा आपको 2-4 जो स्टूडेंट अपनी अप्रोच कर सकते हैं रिफ्यूजल के बाद, क्योंकि कनाडा की एम्बेसी एक ऐसी एम्बेसी है जो कि 5-5, 6-6 रिफ्यूजल्स के बाद भी आपको वीजा देती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार अपनी फाइल को लगाते जाएं, तो कभी ना कभी आपका वीजा निकल जाएगा। चेंजेस होनी जरूरी है। सो जो प्रोफाइल्स रिफ्यूज होती हैं उसको मैंने 2-3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले तो प्रोफाइल और उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, साथ ही हम ये भी बात करेंगे। सबसे पहले तो डिजर्विंग प्रोफाइल, मान लीजिए 6, 6.5 बैंड थे, 70%, 75% या 90% भी नंबर थे, स्टिल रिफ्यूज हो गया। सो उनको तो मैं कहूंगा कि अगर आप अपने एसओपी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, अगर थोड़ा सा आप एसओपी में चेंजेस कर लें, अगर आपका कोर्स रेलेवेंसी ठीक थी, सब ठीक था, एसओपी में चेंज करते ही आपको बहुत जल्दी आपका वीजा ग्रांट होने की बहुत अच्छी संभावना है। ये पहले ट्रेंड में देखा गया है। जी। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोर्स में, क्योंकि विद्यार्थी को पता होता है कहीं ना कहीं रिफ्यूजल, जब उसके मन में डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इतना लंबा टाइम होता है उसमें, वो भी रिसर्च करता है, कहीं ना कहीं उसको भी पता होता है कि कोर्स मैंने गलत चूज कर ली। तो उस केस में वो अपना कोर्स चेंज कर ले, कॉलेज चेंज कर ले, जगह चेंज कर ले, यानी कि जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस अगर उसको कर लेता है तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, जो कि डिजर्विंग प्रोफाइल है। ये सबको पता है कि आज की डेट में डिजर्विंग प्रोफाइल कौन सी है। 6, 6.5 यानी कि एसटीएस केस अगर है, +2 में अच्छे नंबर है या ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर है, तो डेफिनेटली आज डिजर्विंग फाइल है और उसको वीजा मिलना मेरे हिसाब से तो गारंटी है। बट स्टिल अगर रिफ्यूजल आ रही है तो एसओपी में चेंजेस करके, थोड़ी बहुत ही माइनर चेंजेस करके उसको वीजा मिल सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है और डेफिनेटली उनको चांस लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा उनको बीच में छोड़ देना चाहिए। अगर कनाडा जाने के बारे में सोचा आपने, हाँ, एक रिफ्यूजल आने के साथ साथ पेरेंट्स का पैसे का भी नुकसान होता है, टाइम का भी नुकसान होता है, बट ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली दोबारा चांस लेना चाहिए, बट थोड़ा सोच समझ के, जैसे मैंने बताया, थोड़ी बहुत ही चेंजेस उनको करनी चाहिए। बिल्कुल आंखें मीच के कि दोबारा मैंने बस इसको रीअप्लाई कर दिया, क्योंकि 90% केसेस में मैं ये देखता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट सोचा मेरी एम्बेसी की फीस गई हुई है, एक बार फीस बायोमेट्रिक की फीस गई, एम्बेसी की फीस जमा करने मेरे जीआईसी गया हुआ, मेरे कॉलेज की फीस गई है, तो इसको रीअप्लाई कर देते हैं, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। बट ऐसे वीजा नहीं मिलना, कुछ चेंजेस करोगे तभी वीजा मिलेगा जी। वो अब दूसरी, मैं थोड़ा सा इसका जवाब थोड़ा सा लंबा जी।
दूसरा है कि जो डिजर्विंग प्रोफाइल नहीं है, ये भी स्टूडेंट को पता है कि मेरा प्रोफाइल डिजर्विंग नहीं है, वो कैसे है, पीटी में कम स्कोर है बट रिस्क लेने के लिए उसने फाइल लगा दी, एकेडमिक लो है, +2 में बहुत कम स्कोर है बट कोर्स ऐसा चूज कर लिया जो कि उसको सूटेबल नहीं है। ऐसे केस में अगर नॉन डिजर्विंग प्रोफाइल पे आपका वीजा रिजेक्शन आता है तो फिर आप अगर उसको बार बार जितनी मर्जी बार उसको रिपीट में डाल दो, उसमें वीजा नहीं मिलने वाला जब तक कि आप प्रोफाइल में चेंजेस करोगे। पहले हमने जो डिजर्विंग वाले में बात की, आप अप्रोच में चेंजेस करनी, इसमें अपने प्रोफाइल में चेंज करना पड़ेगा आपको। +2 में आपके नंबर कम थे, अब ग्रेजुएशन में नंबर अपने इंप्रूव करो। आपका आइल्ट्स लो था, पीटी की थी, अब आइल्ट्स करो। आइल्ट्स की हुई थी 6 बैंड थे, उसको 6.5 बैंड करो, यानी प्रोफाइल में चेंज करोगे तभी आपको वीजा मिलेगा, अदरवाइज आपको वीजा मिलने का कोई चांस नहीं है। एक तीसरा प्रोफाइल है, वो ये है कि पहले भी रिफ्यूजल आ चुका है, 2-3 बार रिफ्यूजल आ चुके हैं बट वीजा नहीं मिल रहा, तो उस केस में क्या करना चाहिए? आज का जो ट्रेंड चल रहा है, पहले था 6-6 रिफ्यूजल भी आ जाते थे, उसके बाद भी वीजा हमें मिलता था, बट आज का जो ट्रेंड है 2-3 बार अगर आपके रिफ्यूजल आ जाते हैं तो जैसे मैंने बोला चेंज करने पड़ते हैं प्रोफाइल में। कितनी बार आप चेंजेस करोगे? बार बार चेंज करके भी आपको रिफ्यूजल का ही सामना करना पड़ रहा है, तो उस केस में मेरा ख्याल है आपको अपना कंट्री चेंज करना चाहिए। सिर्फ कनाडा ही नहीं है, पढ़ाई के लिए बहुत सारी कंट्रीज हैं, वहां पे आपके वीजा के चांसेस बन सकते हैं और लेटर ऑन वहां से आप कनाडा, अगर कनाडा ही जाना है तो लेटर ऑन वहां से आप कनाडा मूव कर सकते हो। बट बार बार चेंजेस करके भी रिफ्यूजल आ रहे हो, आप फिर फाइल लगाए जा रहे हो, अपने पैसों का नुकसान करे जा रहे हो किसी की बातों में आके। सो ये अप्रोच छोड़ देनी चाहिए और सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब हमारा कनाडा में इस प्रोफाइल के साथ वीजा नहीं हो सकता, हमें अपना डेस्टिनेशन चेंज करना है या फिर इंडिया में ही रहकर कुछ ऐसा करना है जिसमें कि आपको आगे किसी भी कंट्री का वीजा मिल सके। सो ये अप्रोच रहनी चाहिए मेरे लिए, बेसिकली स्टूडेंट्स जिनके रिफ्यूजल्स आ चुके हैं। जी, तो अब तो जो दर्शक है वो जान ही चुके होंगे कि रिफ्यूजल से बचने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए। तो हम अपने अगले जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा 2-3 बार कनाडा से रिफ्यूज हो गया है, वो अप्लाई करता रहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे कनाडा के लिए दोबारा ट्राई करना चाहिए या फिर ऑस्ट्रेलिया का रुख कर लेना चाहिए? देखिए, मैंने अभी ये चीज आपको बताई, 2-3 बार रिफ्यूज हो गया, आपको प्रोफाइल देखनी है, आपकी प्रोफाइल में बहुत अच्छी प्रोफाइल थी, क्योंकि हर स्टूडेंट को ये चीज पता है कि मेरी प्रोफाइल पे वीजा आ सकता है। अगर उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरी प्रोफाइल इस पे वीजा मिल सकता है, तो डेफिनेटली चेंजेस के साथ 3-3, 4-4 बार, जैसे मैंने बोला, रिफ्यूजल के साथ भी वीजा मिल जाता है। जहां बात रही कि ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर दे, तो ऑस्ट्रेलिया में भी वीजा लेना कोई आसान बात नहीं है, उसमें भी बहुत डिजर्विंग चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर आपका कनाडा से रिफ्यूज हुआ है तो उस रिफ्यूजल का ऑस्ट्रेलिया पर इफेक्ट तो पड़ेगा, बट उतना नहीं है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में भी वीजा नहीं मिलेगा। सो कनाडा से रिफ्यूज अगर हो चुके हैं ना, डेफिनेटली अपनी फाइल ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी भी कंट्री के लिए लॉन्च कर सकते हैं। उस चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। उस कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट, अगर वो रिक्वायरमेंट हमारी क्लियर हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो उस कंट्री में आपको वीजा जरूर मिल सकता है। वैसे बेटर ऑप्शन क्या, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? देखिए, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो कनाडा डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है। हालांकि पढ़ाई का मेयार जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ऊंचा है कनाडा से, बट जो सेटलमेंट की ऑप्शन विद्यार्थी को कनाडा में मिलती है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलती, क्योंकि इस समय पीआर भी बहुत ही सिलेक्टेड केसेस में मिलते हैं। और अगर वर्क की बात करें, वर्क तो ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा है, कनाडा में भी अच्छा है, बट सेटलमेंट की ऑप्शन, जो सबसे बड़ी पीआर की ऑप्शन हमें कनाडा में मिलती है, वो आज की डेट में वर्ल्ड में किसी भी डेवलप्ड कंट्री में नहीं मिल रही। सो कनाडा डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन है आज के विद्यार्थियों के लिए, या फिर टूरिस्ट वीजा पे भी जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी। तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि जो दर्शक हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं या फिर उनके मन में कोई सवाल है, अमित बुंदेला जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो नीचे हमने स्क्रीन पर अपने नंबर्स दिए हुए हैं, आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और फेसबुक में कमेंट सेक्शन के जरिए भी कमेंट करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप अपने जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। अब अमित जी, मान लो कि कोई स्टूडेंट है, उसके आईलेट्स में बैंड अच्छे आ गए, मान लो 7 बैंड आ गए या फिर 7.5 बैंड आ गए, लेकिन +2 या फिर ग्रेजुएशन में जो उनके मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं है, तो उनके क्या ज्यादा मतलब चांसेस होंगे, वो जा सकते हैं, उनको वीजा मिल जाएगा कनाडा का? देखिए, ऐसे विद्यार्थियों की अप्रोच थोड़ी सी अलग होनी चाहिए नॉर्मल विद्यार्थियों से। अगर नॉर्मल एक प्रोफाइल है, 70% नंबर है, 60% नंबर है, उसके 6-6.5 बैंड आ जाते हैं, उसकी अप्रोच बिल्कुल ही सीधी सीधी अप्रोच होती है कि कॉलेज का सिलेक्शन किया, कोर्स का सिलेक्शन किया। बट जिन विद्यार्थियों के नंबर कम है, उनकी कोर्स की रेलेवेंसी बनानी एक चैलेंज होता है, उसके लिए बहुत रिसर्च लगती है और हो सकता है उनको ऐसा भी कोर्स कहीं चूज करना पड़ जाए जो कि शायद उनकी ईगो के हिसाब से नहीं हो। ईगो के हिसाब से मेरा कहने का मतलब है, हो सकता है अगर नॉन मेडिकल का छात्र है तो उसे वेल्डिंग जैसे, मैं आसान भाषा में बता देता हूँ, वेल्डिंग जैसे कोर्स लेने पड़ जाए, बट मकसद पहले पहुंचना होना चाहिए।
वहाँ अगर इंडिया में इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है, बट बाहर फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा वैल्यू, खासकर अगर हम कनाडा की बात करें तो स्किल्ड वर्कर का बहुत बड़ा मेयार है, बहुत पैसा कमाते हैं और बहुत इज्जत है। सो उस कोर्स के साथ डेफिनेटली उसको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हो सकता है जगह के साथ भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। बट ऐसे केसेस में भी वीज़ा आते हैं, हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं। और जी मेरे को लगता है कि हाँ, अगर परसेंटेज कम है तो वीज़ा आ सकता है डेफिनेटली, बट अपने कोर्स पे ध्यान करना पड़ेगा, उसको रिसर्च करना पड़ेगा उस कोर्स के लिए। तो जो फ्रेश पास आउट्स हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप कि कनाडा जाना चाहिए या फिर ऑस्ट्रेलिया देखना चाहिए, क्योंकि वीज़ा को लेकर उनके अप्रोच कैसे होने चाहिए? देखिए, मैंने दोनों कंट्री में से आपको बता ही दिया कि बेस्ट कनाडा है। पहले भी मैंने आपके शो में बात करी थी कि अप्रोच हमारी लेथार्जिक नहीं होनी चाहिए। आज +2 के नतीजे आ चुके हैं और बच्चे अभी वेकेशन के मोड में आ गए, क्योंकि बहुत समय से पढ़ाई कर रहे थे। आइल्स के बारे में सोच रहे हैं कि अभी शुरू करें, कब करें, थोड़ा टाइम है। सो पेरेंट्स को चाहिए कि वो भी थोड़ा बच्चों को पुश करें, अगर बाहर जाने का मन बनाया, टाइम अपना वेस्ट नहीं करना। कनाडा आज अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है हर स्टूडेंट को बाहर जाने की, तो ग्रैब करनी चाहिए डेफिनेटली। आपके पास अगर पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो बच्चे को बाहर जरूर भेजिए, और बच्चे का अगर इंटरेस्ट है तो। बट उसके लिए आपको आइल्स तो पहले करना पड़ेगा। आइल्स के लिए अपने आप को जल्द से जल्द पुश कीजिए, जल्द कंप्लीट कीजिए, ताकि आप जैन इनटेक में अप्लाई कर सकें। अगर जैन इनटेक में आप अप्लाई नहीं कर पाते, फिर आपको डबल माइंड वाले सिचुएशन आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ पेरेंट्स का भी प्रेशर आएगा कि कुछ कर नहीं रहा स्टूडेंट, और स्टूडेंट को भी ये लगेगा कि बहुत सारे मेरे यार दोस्त फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं लग गए, कुछ ना कुछ स्टडी कर रहे हैं और मैं फ्री बैठा हूँ। सो इंडिया में भी ऑप्शन, आप जैसे इंडिया में पढ़ाई शुरू कर दी तो उसके बाद आइल्स भी पूरी प्रिपरेशन मांगती है, सो उसमें भी आपको दिक्कत है। सो मेरा ख्याल है कि इस समय ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको डिसाइड करेगा कि आप बाहर जाके स्टडी कर सकते हैं नहीं कर सकते। सो जिन्होंने आइल्स अभी शुरू नहीं की, उनको बोलूंगा आइल्स शुरू करें। जो आइल्स शुरू कर चुके हैं वो अच्छी तैयारी करें, वेकेशन मोड में ना आके इसको एक रेगुलर अपनी स्टडी की तरह करें, ताकि जल्द से जल्द आइल्स क्लियर करके अपना जैन इनटेक में अप्लाई कर सकें। और तीसरे विद्यार्थी जो आइल्स भी क्लियर कर चुके हैं, +2 भी कर चुके हैं, नंबर आ चुके हैं, मार्कशीट मिल चुकी है, हर चीज हो चुकी है, बट स्टिल अब इसी मोड में है कि देखते हैं करेंगे या सोचेंगे, तो माइंड अपना मेकअप कर लो। हाँ, नहीं करना तो वो एक अलग बात है कि हमने नहीं करना, चलो आइल्स कर ली थी, चलो ठीक है, इंग्लिश इंप्रूव हो गई, बट जिन्होंने सोचा होगा कि करना है तो उसको लाइटली ना लें। इंटेक्स बहुत जल्दी फिल हो रहे हैं, जैन इंटेक में कई प्रोग्राम्स आप यकीन मानो कि फिल हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी हम अगस्त में बैठे हैं और जैन इंटेक के फिल हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे एप्लीकेशन लगती जाएंगी तो बहुत मेन कोर्सेज फिल होते जाएंगे। सो विद्यार्थियों को मेरी यही अपील है, टाइम को वेस्ट ना करें और जल्द से जल्द अपनी एप्लीकेशन लगाएं। तो सर गैप्स को लेके क्या कहेंगे, जिनके लंबे लंबे गैप्स आ रहे हैं या फिर कह लीजिए जिनके रिफ्यूजल्स आ रहे हैं बार बार, उनको किस हिसाब से अप्लाई करना चाहिए? जी देखिए, मेरे पास दिन में कम से कम 15-20 ऐसे कॉल्स आते हैं जिसमें कि 10-10, 12-12 साल के गैप हैं, कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे बाहर जाना चाहते हैं, आइल्स भी अटेम्प्ट कर ली, पीटी भी अटेम्प्ट कर ली, बट उनको एक चीज़ समझनी चाहिए मेरे हिसाब से कि अब आपके गैप बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, 8-10 साल के गैप बहुत लंबे गैप हैं। कोई एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि स्टूडेंट पढ़ाई से जुड़ा हुआ और अपनी स्टडी को बेटरमेंट करने के लिए वो कनाडा जाना चाहता है, बट हर बार ऐसा नहीं होता। आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बीच में 10 साल आपका पढ़ाई से कोई कंसर्न नहीं था, तो उसमें ऐसी उम्मीद अपने लिए हम क्यों बना के रखना जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। सो ऐसे लंबे लंबे गैप्स के लिए मेरे ख्याल से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई तीर तुक्के वाली बात तो है नहीं, क्योंकि हर रिफ्यूजल के साथ बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है। सो उस चीज में आपको नहीं जाना चाहिए। आपका एक ही इतने लंबे लंबे गैप के साथ अगर आपने बाहर जाने का सपना अपना पूरा करना है तो एक ही चीज, एक ही रास्ता आपके लिए, वो है टूरिस्ट वीजा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ना तो आपको PR में सफलता मिलने वाली है उस हिसाब से, क्योंकि आपका प्रोफाइल उस तरह का नहीं है। या तो आपका प्रोफाइल ऐसा हो, आपके आइल्स में 777-8 बैंड हो, तब जाके आप ये सोच सकते हो कि मैं कनाडा PR पे चला जाऊंगा। वो भी बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग जा पाते हैं। उनके लिए एकमात्र ही रास्ता है वो टूरिस्ट वीज़ा का। और टूरिस्ट वीज़ा पे जैसे आपने बोला हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें आपको बताऊंगा कि उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि आज आपने सोचा और आज ही उठा के एप्लीकेशन लगा दी। उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो उसके बारे में स्पेशल प्रोग्राम जब आप करोगे तो उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। और जो 10-10 साल के गैप के बाद स्टडी की सोच रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको दिमाग से निकालना चाहिए। ये भ्रम है एक, उसमें आप पैसे खराब करोगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, 2-3 साल के आप गैप है, 4 साल के गैप है, पढ़ाई के साथ जुड़े हुए, तो डेफिनेटली उनका लक काम कर सकता है, उनको मिल सकता है। गैप के बारे में अगर चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया कहूँ, चाहे कनाडा कहूँ, या फिर कोई भी कंट्री कहूँ, गैप
कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती जब तक कि आपका प्रोफाइल ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई के साथ जुड़े हुए, स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो दर्शकों को एक बार फिर से कह दें कि अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप अमित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे हमने स्क्रीन पर अपने नंबर से हुए हैं, आप हमें किसी वक्त भी इन कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अमित जी से डायरेक्ट भी जाकर मिल सकते हैं। सेक्टर 82 मोहाली में इनका जो हेड ऑफिस है, वॉक इन कीजिए, अपने सवाल है इनके पास रखिए, आपको जरूर गाइड करेंगे। तो अमित जी, एक टीवी शो पर मैं देख रही थी, ESL के बारे में बता रहे थे, इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। वो कह रहे थे कि अगर आपके आइलेट्स में बैंड कम भी है तो कोई बात नहीं, हमारा प्रोग्राम ले लो, हम आपके जो बैंड्स हैं उनको कवर कर देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ESL की मैं अगर बात करूं तो जिस चैनल पे भी आपने देखा है, मैं तो चैनल वालों को ये अपील करूंगा कि एक डिस्क्लेमर जरूर लगा के रखें कि अपने दावों के लिए खुद कंसल्टेंट जिम्मेवार है, क्योंकि ESL का सहारा लेकर जब आप रिफ्यूजल का दौर चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, साथ साथ बैंड वाले स्टूडेंट्स रिफ्यूज हो रहे हैं। तो उस केस में जिस स्टूडेंट के 5 बैंड है, 5.5 बैंड है, 2 में 5 है, तो ESL लगा के वो कैसे उसको वीजा मिल जाएगा? सो जब तक आपके 6 बैंड पूरे नहीं है, आपको वीजा के कोई चांसेस नहीं है स्टडी वीजा में, या फिर PT में आपका स्कोर अच्छा नहीं है। ESL वाले झांसे में अगर आप आ जाते हो तो अपना टाइम भी खराब करोगे, पैसा भी खराब करोगे, वीजा उसमें नहीं आना। ये सिर्फ एक प्रलोभन दिया जाता है स्टूडेंट के, क्योंकि कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कि कोई लूप होल जो होते हैं उसमें निकाल के लोगों को लालच देके और उनसे पैसे ले लेते हैं। ESL में आज तक मैंने तो कभी कोई वीजा देखा नहीं, हो सकता है 100 में 1-2 आ भी जाता हो कोई ऐसा, बाय चांस होता है। हाँ, बाय चांस, बट बाय चांस वाली में हम कब तक खेलते रहेंगे? मैंने पहले तभी आपने भी जैसे बोला था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे बात जो करूंगा बिल्कुल सही होगी। और जैसे कि फ्रॉड में लोग फंसते हैं, फ्रॉड में फंसने से जरूर बच जाओगे। मेरा कभी भी ये नहीं रहता कि मैं अपनी मार्केटिंग करूं, मेरे से अप्लाई करो। चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आपको अवेयरनेस जरूर मिलेगी। यहाँ पे जो भी लालच दिए जाते हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं, उनसे जरूर बच जाओगे। जी, जाएंगे, नहीं जा सकते तो नहीं जाएंगे, सीधा बिल्कुल क्लियर कट आपको रिप्लाई मिलेगा। चाहे आप मेरे ऑफिस भी आओगे, अगर आपकी प्रोफाइल पे वीजा लग सकता है, चाहे वो टूरिस्ट हो या फिर स्टडी का या फिर कोई भी वीजा, डिपेंडेंट वीजा, कोई भी वीजा हो, अगर लग सकता है तो आपको साफ बता दिया जाएगा। अगर नहीं लग सकता तो मैं ये दावे के साथ कहूंगा किसी और के पास भी जाओगे, जब तक अपने प्रोफाइल में चेंज नहीं करोगे आपका वीजा नहीं आने वाला। जी, जो पाथवे प्रोग्राम है उसमें कितनी सच्चाई है? जैसे कहते हैं कि आप एक बार सिंगापुर चले जाइए, उसके बाद कनाडा का वीजा मिल जाएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल जाएगा या फिर जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, आज आपके टॉपिक मेरे को बहुत पसंद आ रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे मिथ्स क्लियर हो जाएंगे दर्शकों के। पाथवे भी सेम ही चीज है, जैसे ESL की बात करी वही चीज पाथवे में है। सिंगापुर जाके आपका कैसे चांस बन जाएगा? वहां पे जाके आपको क्या बोला जाएगा? वहां पे आप IELTS कर लीजिए, 6-6.5 बैंड ले लीजिए, उसके बाद कनाडा का अप्लाई कर दीजिए। सो वो आप यहाँ पे रह के कीजिए। आप सिंगापुर जाएंगे, वहां पे स्टडी के पैसे देंगे, आपके पैसे फिर वहां पे वेस्ट होने लगे, क्योंकि सिंगापुर का वीजा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंगापुर में स्टडी करना इतना बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहां पे सेटलमेंट नहीं हो सकती, PR नहीं मिल सकती, और इतना काम भी नहीं है वहां पे, छोटा कंट्री है। कनाडा बड़ा कंट्री है। कभी भी किसी भी तरह से, आजकल तो मैं ये भी सुन रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि दुबई में थोड़ी स्टडी कर लीजिए, उसके बाद आप कनाडा चले जाइए। सो ये पाथवे नाम की कोई चीज नहीं, तो एक भ्रम है। आपकी स्टडी ऐड जरूर हो जाएगी। वो आप यहाँ इंडिया में अगर आपको स्टडी कर लेते हैं अच्छी, तो आपका कनाडा में डायरेक्ट चांस बन जाएगा, सिंगापुर जाके या दुबई जाके। हाँ, अगर आपने वैसे ही सिंगापुर में पढ़ने के लिए जाना, आपको लगता है कि पढ़ने के लिए अच्छी डेस्टिनेशन, क्योंकि डेस्टिनेशन है भी अच्छी, वो पढ़ाई के लिए भी अच्छी है, लेकिन ये फोकस करके कि मैं सिंगापुर जाके और वहां से फिर कनाडा निकल जाऊंगा या UK निकल जाऊंगा, ये सोच बड़ी गलत है। और फिर ये एक लूप होल है जिसमें कि लेके लोगों को फंसाया जाता है। तो मैं अपील करूंगा लोगों से, स्टूडेंट से, कि इन चीजों में मत आओ। हाँ, सिंगापुर दुबई में पढ़ना चाहते हो, ऑप्शंस हमारे पास भी अवेलेबल हैं, बट मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि सिंगापुर में बढ़ के आपको आगे मैं कनाडा पहुंचा दूंगा या फिर UK पहुंचा दूंगा या कहीं और पहुंचा दूंगा। सिंगापुर में पढ़ रहे हो, जितने चांसेस आपके इंडिया से एप्लीकेशन लगा के कनाडा जाने के हैं, उतने ही चांसेस आपके सिंगापुर में पढ़ाई करके उसके बाद IELTS करके आपके चांसेस कनाडा में बनेंगे। तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पाथवे नाम की कोई चीज नहीं है, पाथवे आपने खुद क्रिएट करना है। कोई कॉलेज आपको पाथवे क्रिएट नहीं करके देगा, बल्कि ऐसी भी चीजें हैं यहाँ पे इंडिया में रहते हुए बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि आधी स्टडी हम आपको यहाँ करवा देंगे और आधी स्टडी आपको कनाडा करवा देंगे। सो ऐसे भी दावे चलते हैं। सो ऐसे दावों से भी सावधान रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। हर दिन हर रोज आपको एक नई जानकारी मिलेगी, जिससे आप ठगों से सावधान रहोगे, बचे रहोगे। जी। तो जो स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? मतलब उनका कनाडा में क्या फ्यूचर हो सकता है? देखिए, सिर्फ डिप्लोमा कर लेने भर से फ्यूचर नहीं बनने वाला, ये एक कड़वी सच्चाई है।
डिप्लोमा करना एक, जैसे हम अभी पाथवे की बात कर रहे थे, ये पाथवे है आपका कनाडा पहुंचने का। वहां पे पहुंच के स्टूडेंट की क्या अप्रोच रहती है, क्या वो इसी तरफ चला जाता है कि मैंने बस काम करना है और डॉलर्स कमाने, उसमें आपका कोई फ्यूचर नहीं होने वाला। आप ज्यादा डिश वॉशिंग करोगे, रेस्टोरेंट में लग जाओगे, पैसा अच्छा है नो डाउट, उसमें भी पैसा अच्छा है, बट अगर आपने वो मुकाम हासिल करना है तो उसके लिए आपको कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ेगी। सिर्फ काम करके आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। आपने डिप्लोमा किया 2 साल का, उसके बाद भी आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी पड़ेगी अगर आप उस मेयार पे पहुंचना चाहते हैं। तो डेफिनेटली उसमें चांस है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा करके चांस नहीं, उसमें पूरा फोकस कीजिए, आप काम कीजिए, जितना स्टिपुलेटेड टाइम आपको मिलता है उसमें काम कीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई पे भी कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी, अगर मैं कहूँ 50% तक विद्यार्थी वहाँ पे जाके स्टडी छोड़ भी देते हैं। सो वो तो अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि अगर विद्यार्थी वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करे, क्योंकि कनाडा में पढ़ाई अच्छी है, नो डाउट पढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा से बात नहीं होने वाली। अगर आप आगे भी उस पढ़ाई को लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और अगर आपने फिर इंडिया भी आना है वापस, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन सिर्फ डिप्लोमा के बेस पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। हायर स्टडीज कुछ करनी पड़ेगी, तभी आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे भी मिल सकती है और कनाडा में भी मिल सकती है। जी सर, एक सवाल ये भी जहन में आ रहा है कि आपको इस फील्ड में 10-15 साल हो चुके हैं। जी जी। तो आपको क्या लगता है जो कनाडा है वो कब तक जो है वीजा प्रोवाइड करवाता रहेगा, कब तक इंडियंस पे या फिर कह लीजिए पंजाबियों पे मेहरबान रहेगा? देखिए, कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो दुनिया में दूसरी या तीसरी कंट्री है। जगह बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके पास पॉपुलेशन बहुत कम है। और जितनी पॉपुलेशन है भी, मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, मैंने ये चीज़ देखी है, वहाँ पे एल्डरली पर्सन ज़्यादा है जी। पैसा बहुत है कंट्री में, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत हैं जी। जगह ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, और जो पॉपुलेशन है उनको भी संभालने के लिए बहुत उनको रिसोर्सेज चाहिए, और वो ह्यूमन रिसोर्सेज ही हो सकते हैं। मशीन रिसोर्सेज कोई इंसान को नहीं संभाल सकती। बड़े बड़े ओल्ड एज होम है, उसके लिए उनको नर्सेज भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, और साथ ही साथ उनको सिक्योरिटी भी चाहिए। जो पॉपुलेशन होगी तभी सिक्योरिटी। उनके साथ वाला कंट्री यूएसए 33-34 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है, और एरिया ऑलमोस्ट कनाडा जितना ही है। अमेरिका भी ऐसे ही बना था, बाहर से लोग बुलाए उन्होंने जितने भी हैं, और आज वो कहाँ पहुंच गया। सो कनाडा की भी सोच पिछले 4-5-6 साल से ऐसी ही चल रही है। आज वो शुरुआत करेंगे तो आने वाले 30-40 सालों में शायद वहां तक पहुंच जाए, जिस हिसाब से वो तरक्की कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने बहुत चीजें ट्राई की। उन्होंने चाइनीज को भी बुलाया और भी बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज वालों को भी बुलाया, बट जो सपोर्ट, जो पैसा, जो मेहनत उनको इंडियंस से मिली है, और इंडियंस में खासकर पंजाबियों से मिली है जी। जो पिछले 4-5 साल में कनाडा इतना तरक्की कर गया, तो उसमें हिंदुस्तानियों और पंजाबियों की भी बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, योगदान है। सो इस चीज़ को अभी बिल्कुल भी रोकने नहीं वाले। रिजल्ट से खास जाहिर है। अगर हम जैसे रिफ्यूजल्स की बात कर रहे थे, पहले भी मैंने एक शो में आपको बताया था, अगर रिफ्यूजल्स आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती की वजह से आ रहे हैं। वो वीज़ा देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी को भी दे देंगे, डिजर्विंग कैंडिडेट को ही वीज़ा देंगे। अगर हम फाइलिंग अपनी अच्छी करते रहेंगे, डिजर्विंग कैंडिडेट्स आते रहेंगे, तो वीज़ा का प्रोसीजर चलता रहेगा, बल्कि ये बढ़ेगा। और क्योंकि देखिए ना, जब उनको किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, इमिग्रेशन से तो उनको डायरेक्टली 3-4 गुना फायदा हो रहा है। इमिग्रेशन की फीसिस भी आ रही हैं, कॉलेज की फीसिस भी आ रही है, इकोनॉमी में तो फायदा हो ही रहा है बहुत ज्यादा। अगर आप कैलकुलेशन करने लग जाए तो हजारों करोड़ रुपए बन जाता है। और साथ ही साथ जो ह्यूमन रिसोर्स उनके पास आ रहे हैं, उससे तो उनका फ्यूचर बन रहा है। और पंजाबी अब जैसे आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में भी बहुत ऊंचे ऊंचे मेयार पे पहुंच चुके हैं, तो उस चीज का भी हमें सपोर्ट मिलेगा। ऑब्वियसली एक हिंदुस्तानी की मदद करेगा, आने में भी मदद करेगा, और पॉलिसीज भी ऐसी बनती रहेंगी जिसमें कि इंडियंस को वीजा मिलता रहे। सो मेरा ख्याल है कि मेरे आने वाले 20 सालों में भी ये चीज रुकने वाली है। रेगुलरली इमिग्रेंट्स आते रहेंगे, और सरकार मेहरबान रहेगी कनाडा की इंडियंस को बुलाने के लिए। तो सर, जो स्टूडेंट्स ने जैसे कोई कोर्स चूज किया जी, तो या फिर आपने कोई कोर्स उनको चूज करवाया, तो क्या जो वीजा है वो उसी हिसाब से आएगा, या फिर जो स्टूडेंट्स आगे जाकर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको कोर्स को चेंज भी कर सकते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है, सवाल आपका अच्छा है। हाँ जी। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर कोर्स में है, बट उसके जब हम एकेडमिक देखते हैं या फिर उसका बैंड स्कोर देखते हैं, तो उस चीज को वो सूट नहीं कर पाता, और वो कोर्स वो चूज नहीं कर पाता। सो उस केस में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि वहां पहुंचकर अपना कोर्स भी चेंज कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक कोर्स ले सकते हैं, और कॉलेज भी चेंज कर सकते हैं। बट कुछ शर्तें होते हैं, कुछ सेमेस्टर आपको उस कॉलेज में कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आप अपना कॉलेज भी चेंज कर सकते हो। देखा हमने कई बार, एक सेमेस्टर यहाँ इस कॉलेज से किया, नेक्स्ट वहां से कर लिया। सो इस तरह के जरूर पॉसिबिलिटी इसमें रहती है। तभी मैं कहता हूँ विद्यार्थियों को हमेशा कि यहाँ से आपने वीजा लेके जाना है, वहां पे पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। हाँ, बशर्ते कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। अगर आपने स्टडी डिसकंटिन्यू कर ली फिर तो
ना तो आपको वर्क परमिट मिलना है, ना आप पीआर की कुछ भी सोचो, स्टडी कंटिन्यू करनी जरूरी है। पहले यहाँ से जरिया बनाइए अपने जाने का, जो कोर्स एक एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहा है उसकी पूरी मेहनत लगी हुई है, उसको पूरे ट्रेंड का पता है, उसके पास रोज रिजल्ट्स आते हैं, उसको पता है कि किस कोर्स पे इसका वीजा आ सकता है। वहां पे जाके आप अपने मन मुताबिक कोर्स चूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कॉलेज अपना चेंज कर सकते हैं, डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें कहते हैं ना सबके लिए नहीं बनी है, तो उसी हिसाब से आप उनको चूज करवाएंगे तो बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना है। तो आप अमित बुंदेला जी से सेक्रेटरी टू मोहाली हेड ऑफिस जाके डायरेक्ट आप इनसे जो सलाह मशवरा कर सकते हैं, या फिर आप इनको कॉल के जरिए व्हाट्सएप के जरिए भी जो है अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो जो अगला है विजिटर वीजा और उसके चार्ज के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे। जी 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 देखिए, विजिटर वीजा के बारे में जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे कि ये बहुत लंबा टॉपिक है और इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि विजिटर वीजा के लिए एलिजिबिलिटी किनकी बनती है। देखिए, आपके बैंक अकाउंट में अगर 8-10 लाख रुपए हैं, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ है, आप आईटीआर फिल करते हैं, आप करंट में जॉब कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, यानी कि कुछ काम कर रहे हैं, आप ये प्रूव कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली कनाडा टूरिस्ट वीजा के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। किसी को भी अगर ये सोचे कोई 10, 15, 20 हजार कमाने वाला कनाडा नहीं जा सकता, ये आपका भ्रम है, जा सकता है। लेकिन मैंने जो चीजें बोला साथ में अगर वो सारी शर्तें पूरे करते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ जी आ जाओ अपने कागज लेके 10,000 की जॉब करते हो आपका वीजा अप्लाई कर देंगे, लग जाएगा। जो 6-7 शर्तें हैं वो पूरी करोगे तब आपकी फाइल लगेगी, और बहुत मुमकिन चांसेस है, जैसे अभी मैं बता रहा था कि चांसेस आपके मुमकिन इसलिए क्योंकि कनाडा की सरकार चाहती है कि आप आओ। उनको इस समय मैन पावर की जरूरत है। उनको ये भी पता है कि जो टूरिस्ट वीजा पे आएगा चांसेस है कि 50% लोग वापस नहीं जाएंगे, वर्क वीजा पे वहीं रह जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया, जो अगर स्टडी वीजा का कोई क्राइटेरिया है उस हिसाब से एम्बेसी का वर्क अलग है, सरकार का वर्क अलग है। क्राइटेरिया आप पूरा करोगे तो डेफिनेटली आपको वीजा मिलेगा। क्राइटेरिया पूरा कीजिए और अपना टूरिस्ट वीजा भी हासिल आप कर सकते हैं। तो अमित जी, जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्टूडेंट्स को मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, खासकर आज हमारा जैसे रिफ्यूजल पे चल रहा था प्रोग्राम, तो रिफ्यूज हुए स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए अगर आपको लगता है कि बस कनाडा जाना था, मैंने और कोई कंट्री नहीं करना, कनाडा से मेरा रिफ्यूजल आ गया, तो बहुत बार मैंने पंजाब में खासकर ये देखा कि +2 के बाद स्टूडेंट्स पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं। सो मेरी अपील ये है कि पढ़ाई करनी बिल्कुल नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा। सिर्फ +2 और ग्रेजुएट में बहुत फर्क होता है। सो मैं अपील करूंगा कि जिनका वीजा का काम नहीं, वीजा नहीं लग सका, एटलीस्ट अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, ग्रेजुएशन के लिए मेहनत करें। ग्रेजुएशन के बाद भी आपके बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं वीजा के लिए। सो ये मेरा संदेश है आज स्टूडेंट्स के लिए। जी, तो अमित जी, इसके साथ ही जो शो का समय है वो भी समाप्त हो चुका है, तो हम अपने व्यूअर्स को कहेंगे कि आज जो प्रोग्राम में हमारा टॉपिक था वो था कनाडा स्टडी वीजा के रिफ्यूजल्स को लेकर। तो अमित जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपने विचार हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और नया एपिसोड लेकर हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।